नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गाइडलाइन आ चुकी है। एक एक पॉइंट आपने समझ लिए होंगे, लेकिन बड़े सवाल अभी भी यही पूछे जा रहे हैं। मेरा सर्टिफिकेट इतना पुराना है, चलेगा क्या? करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाने? देखो, एक एक पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। पुलिस वेरिफिकेशन कब बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। दूसरा पॉइंट आता है, फाइनल मेरिट कितनी चढ़ेगी। मैं ओबीसी में हूँ, मेरे 116 नंबर आ रहे हैं, मेरिट 112 है, मेरे क्या होगा? तो इन सब का मैं एक वीडियो के माध्यम से जवाब देने जा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो देख लेना। फाइनल मेरिट कितनी चढ़ेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है, कंप्लीट लास्ट तक देखना। आई होप कि इसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि दिन भर इन्हीं चीज़ के फ़ोन कॉल और मैसेजेज आते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि कैसे रिप्लाई हो पाएगा, है ना। और व्हाट्सएप पर तो पहले प्लीज़ लिखा हुआ आता है और मैसेज बाद में आता है ना, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने नेट ऑन किया तो मेरे साथ ये हुआ कि पहले मैसेज इतना आया कि प्लीज़ रिप्लाई। मैं सोचूं रिप्लाई करना किसका है, फिर बाद में क्वेश्चन आया। तो थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखें। ये देखो, गाइडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ें क्या है, सर्टिफिकेट को लेकर इश्यू आता है। मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट इतना पुराना है, चलेगा क्या? तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए उस पर तो पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। और सेम वही है, उसमें कोई नया नहीं जुड़ा है। फिर भी इस लिस्ट के हिसाब से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। फॉर्म का प्रिंट आउट मिल ही गया होगा, उस पर एक फ़ोटो अपलोड करनी है, कर देना। चिपकानी है, मतलब पेज पर आपके साइन होने चाहिए, कर लेना, ठीक है। और फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, बिना रिसिप्ट के तो कोई काम नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में से एक ले जाना, दोनों ज़रूरी नहीं है, दोनों है तो दोनों ले जाना। और सर्टिफिकेट और मार्कशीट मैंने बताया आपको 10th की चाहिए। कई बच्चों की एक साथ आती है तो उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आईटीआई का सर्टिफिकेट अलग से जारी होता है, मार्कशीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस सर्टिफिकेट की होती है, तो हो सके तो आप सर्टिफिकेट ही दिखाना। कास्ट का सर्टिफिकेट आपको देना है जो वर्ष 2022-23 के लिए वैलिड हो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से जो बच्चे कह रहे थे ना कि हमारा पुराना है और नया है, तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पॉइंट नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, और आप कहें तो मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर दूँ, जिसमें है ना हमें स्पष्ट एक एक बिंदु इन्होंने एक्सप्लेन करके बता दिया है कि आपको क्या चाहिए और क्या करना है। ये देखो, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा है। ये यहाँ से देखो, इन केस ऑफ बीसी और एमबीसी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर। देखो, ओबीसी में दो तरह की कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर कहलाती है और दूसरी नॉन क्रीमी लेयर कहलाती है। इनका मैं आपको मोटा मोटी 3-4 बातें बताना चाह रहा हूँ, जिनको आप समझना, वैसे तो अलग अलग होते हैं। नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो। समझ गए ना? पहली परिभाषा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की ये है, जो हमें सबसे आसान भाषा में समझ आ सकती थी। एक पॉइंट हो गया। दूसरी परिभाषा इनकी ये है कि भले आपके सर्विस में हो, घर में मम्मी पापा कोई भी, इनकम 8 लाख से ज़्यादा भले हो, लेकिन जो सर्विस काउंट की जाती है ना, वो ये है कि एक क्लास सर्विस होती है, वहाँ से लिए जाते हैं। जैसे कोई आईएएस, आरएएस, इस तरह की पोस्ट पर है तो है, नहीं तो आपको 8 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर भी बेनिफिट मिल जाएंगे। अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर इनकम की बात आती है ना, तो इनकम हमेशा फाइनेंशियल ईयर के अनुसार होती है, वित्तीय वर्ष के अनुसार होती है। और वित्तीय वर्ष हमेशा 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखना। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है, यानी आपकी ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की जो परिभाषा है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगी हर फाइनेंशियल ईयर में। ईडब्ल्यूएस पर भी सेम ऐसा ही लागू होता है। अब बात ये आती है, तो क्या हमें हर साल बनवाना है? नहीं, इसके लिए आप 3 साल एक्सटेंशन ले सकते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ खुद लिखा है। ये देखो कि अगर फॉर्म भरते समय
जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसके 12 महीने से पहले के आसपास का नहीं जारी किया गया है तो आपको एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लिखवा कर ले जाना पड़ेगा। यानी पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है जिसमें लिखा हुआ हो कि ये नॉन क्रीमिलेयर में आता है, लेकिन साथ में आपको एक एफिडेविट भी लेकर जाना है। हल्फनामा बोलते हैं, जो नोटरी पब्लिक से पूरी तरह से लिखाया गया हो, ठीक है, और 3 साल के लिए। अब भैया हो ही किसी का 2018 का बनाया हुआ, देखो उसका तो नहीं चलेगा। और अगर 2018 वाला लिए बैठे हो ना अभी भी, तो मैं आपको ही गलत मानूंगा। किसका इंतजार कर रहे थे भैया? गुरुजी मेरा इतना पुराना है, चल जाएगा क्या? अरे क्यों चल जाएगा ये बताओ। एक सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते अपन? इतना टाइम अपन को मिलता है, डॉक्यूमेंट पूरा करना जिम्मेदारी तो अपनी है, कोई दूसरा थोड़ी आकर कहेगा कि ले फलाना तू तेरे डॉक्यूमेंट पूरे कर ले भाई, कम है। कोई नहीं बोलने वाला है। तो 3 साल तक वैलिड हो जाएगा। लेकिन सुन लो, अगर 12 महीने से पुराना है तो 50 रुपये का स्टाम्प लिखवा कर ले जाना, एफिडेविट हल्फनामा लिखवा कर ले जाना, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। और इस प्रॉब्लम का ऑन दी सपोर्ट कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं बता दूं आपको। हो सकता है परेशानी का सामना करना पड़े, और ये तो मेन सर्टिफिकेट है, मेन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इससे तो आपने कैटेगरी का फायदा लिया है ना। एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे डरते हैं। मैं आपको 3-4 पॉइंट बताता हूं जो आपको बाहर कर सकते हैं। आपकी गलतियां कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए वो चीजें सुनो। सबसे पहली गलती, आपकी कैटेगरी की गलती किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी गलत है ना तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और तुरंत बाहर करेंगे वो। समझ रहे हैं ना? मतलब आप है तो जनरल की और आपने भर रखा है ओबीसी का, बाहर करेंगे, कोई इलाज नहीं है। तो इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में एरर है, ठीक है ना, मार्कशीट वगैरह में कुछ और था, फॉर्म आपने किस भरते समय कुछ और भर दिया, तो इसका वैसे सॉल्यूशन है। गलती है तो सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप एलिजिबल नहीं थे, या तो ओवर एज हो गए थे या अंडर एज थे, तो बाहर करेंगे। हाँ, गलती अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शूट आउट हो जाती है। उसके बाद में नाम और फादर नेम में, ठीक है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके जितने भी सर्टिफिकेट आईटीआई और उसके 10th के है ना वो, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा बाकी सब चलेंगे। तो ये सर्टिफिकेट वाली कहानी समझ में आ गई। 3 साल से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। अभी का अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो 50 रुपये का स्टाम्प यानी एफिडेविट लिखवा करके ले जाना, ठीक है। और उसके बाद में देखो कुछ बच्चे और जो पूछ रहे थे ना, पॉइंट कौन सा था, ये 15वां पॉइंट देखो क्या हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर है। देखो चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए 3। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो वो सरपंच का बनवाने का बोल रहे थे। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये आपका गजटेड होना चाहिए, है ना, कहीं लिखा था, अब लाइन क्यों नहीं मिल रही, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंड आल्सो नॉट रिलेटेड, ठीक है, मतलब इस तरह से हो। ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड टू पर्सन नॉट कनेक्टेड विद योर स्कूल, यानी आपके स्कूल से जुड़ा हुआ हो, आपके संस्थान से जुड़ा हुआ हो, आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हो, और आपका कोई रिलेटिव नहीं हो। साथ में इसमें ना थोड़ा ध्यान रखना, ये गजटेड का ही चलेगा, नॉन गजटेड का नहीं। तो वो कुछ कहते हैं कि सरपंच जो है वो गजटेड में नहीं आते हैं। तो देखो अगर आप सरपंच वाले की तरफ भी जा रहे हैं तो भी नहीं, 2 बेटर ऑप्शन जो रहेंगे ना वो तो ये रहेगा, एक तो कि आप स्कूल से बनवाइए जहां एचएम के सिग्नेचर हो, तो हेडमास्टर गजटेड में ही आते हैं, और दूसरा आप डॉक्टर से बनवाइए, ठीक है। डॉक्टर सीएचसी का हो या पीएचसी का हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की जो, ध्यान रखना कंपाउंडर नहीं हो, ये ध्यान रखना। तो डॉक्टर का ग्रेड में 5400 से स्टार्ट होता है, वो भी गजटेड में ही आते हैं। सबसे बेस्ट रहेंगे ये दोनों, स्कूल से बनवाओ जहाँ हेडमास्टर बैठते हो, और हो सके तो
सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के हेडमास्टर से बनवाना, यानी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल हो, जानकारी तो होती है ग्राम पंचायत में, वहाँ से बनवाना। डॉक्टर अगर ग्राम पंचायत में बैठते हो तो ठीक है, नहीं तो तहसील लेवल पर चले जाना और वहाँ से बनवाना। करेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी बना देगा, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बना करके जरूर ले जाना। मेन बात ये आती है कि गुरुजी हमें ये कहा गया है कि उस संस्थान से बनाइए जहाँ लास्ट टाइम आपने एजुकेशन ली थी। कई बच्चों की ITI बंद हो गई, वो क्या करें? अगर ITI बंद हो गई तो मार्कशीट में लिखा हुआ है, जब मार्कशीट देते हैं ना तो उसी के साथ में लिखते हैं कि करेक्टर वाज गुड, तो वही आपको दिखाना है। वहाँ थोड़ा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लेना कि सर कॉलेज बंद हो गया है, हमने ट्राई किया था, कोशिश किया था, लेकिन उनसे कनेक्ट हो नहीं पाया, या सर जैसे ही पॉसिबल होगा तो हम बाद में भी प्रोवाइड करवा देंगे, और सर कॉलेज से हमें जो मार्कशीट मिली थी इसमें ये रहा, करेक्टर की एक लाइन लिखी हुई है, लास्ट जो एजुकेशन हमने वहाँ से ली थी। तो पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब बंद ही हो गई कॉलेज तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी कॉन्टेक्ट कर लेना एक बार जो कॉलेज के प्रिंसिपल या मालिक थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनका अभी भी चल रहा होगा। प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो उनको अभी भी करनी पड़ेगी, भले कॉलेज बंद हो गया हो, तो एक बार बात कर लेना। नहीं तो वहाँ पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लेना कि सर ये 2 तो मैं ले आया हूँ, इसके लिए मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं ला पाया हूँ, कोशिश करूँगा बाद में भी सर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, और सर मार्कशीट में लिखा हुआ है जहाँ हमने स्टडी की, तो रास्ता निकल जाएगा। इसकी वजह से कोई रोकेगा नहीं, ये ध्यान रखना बस। बाकी और कोई पॉइंट इसमें है नहीं, इतने ही पॉइंट थे, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए ये। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कुछ बोल रहे हैं, अभी नहीं लेकर जाना, अभी आपको हल्फनामा देना है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। बाद में वो जांच करेंगे और केस पाया जाएगा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो अगर कभी केस हुआ है तो बता देना कि ये केस हुआ था और मैं इसमें निर्दोष साबित हो गया। अगर कोई केस चल रहा है तो बता देना कि केस चल रहा है, ये FIR हुई है। नहीं चल रहा है तो साफ साफ लिखना है कि ना तो आज तक कुछ हुआ है और ना ही फिलहाल कोई पेंडिंग यानी विचाराधीन है, और ये उनको नोटरी को सब पता होता है तो वो चुपचाप लिख देंगे, ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मेडिकल अभी नहीं चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं चाहिए, अभी आपको हल्फनामा देना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन अभी बना कर ले जाएं या मेडिकल अभी ले जाएं, ठीक है, तो वो अभी आपको नहीं लेकर जाना है, बस यही है, ठीक है। ये क्रिमिनल वाला जो पॉइंट नंबर आपका 16 है ना, वो है, बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखो बात ये आती है कि बच्चे बोलते हैं गुरुजी मेरिट कितनी चढ़ जाएगी, क्या कुछ होगा। देखो मेरे दोस्त, आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। मेरिट आपके स्कोर से ज़्यादा चढ़ जाएगी तो क्या करोगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाओगे क्या? तो जो आगे की प्रक्रिया ना उस पर ध्यान दीजिए, पिछली प्रक्रिया पर नहीं। पहला पॉइंट साफ शब्दों में, भले आपको कड़वी लगे बात लेकिन सीधी कह रहा हूँ, हमारा काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, वो करवाइए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर 1.5 गुना में भी आ गए ना तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वर्ष 2018 से 2023 पिछली भर्ती में 5 साल लग गए। इस दौरान एक वेटिंग लिस्ट आई थी, कुछ एक को तो लगाया ही होगा ना। 1.5 गुना वाले के अगली भर्ती तक चांस रहते हैं कि वो कभी भी उनको बुला सकते हैं। दूसरी बात, आगे डॉक्यूमेंट में हमें नहीं पता ना कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे कि नहीं, जो ज्वाइनिंग लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वो जैसे ही बाहर होंगे तो हमारे नंबर आने की संभावना है। आपको एक केस के साथ एग्जाम्पल बताता हूँ। उत्पादन निगम में, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में वर्ष 2012 में वैकेंसी आई। ग्रुप सेकंड जो है उसमें कोपा और इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। कोपा वाले की जो 1.5 गुना की मेरिट गई वो 154 नंबर थी, मेरे किसी एक जानकार के नंबर थे 153। 1.5 गुना में नंबर नहीं आया ना। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो ये देखने को मिला कि जो 1.5 गुना में बच्चे सिलेक्ट है वो तो कंप्यूटर से बीटेक किए हुए थे, वो थे, और बीटेक अलाउ नहीं थी क्योंकि यहाँ तो ITI लेवल का वैकेंसी था। उन सबको बाहर कर दिया, उन सबको बाहर कर दिया तो यहाँ 1.5 गुना के बाद भी 2 सीट खाली रह गई। 2 सीट खाली रह गई, लेकिन 153 वाले को तो नहीं बुलाया क्योंकि नियम है 1.5 गुना ही बुलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बुला सकते। अब जो बच्चे 154 नंबर पर थे वो तो टेंशन में थे कि मेरा तो नहीं होगा, मैं तो 1.5 गुना में हूँ, मेरा तो नहीं होगा, मैं तो 1.5 गुना में हूँ। लेकिन जितने गए उन सब का हो गया। क्यों? क्योंकि आगे इतने सारे बच्चे थे जो बीटेक। अब हमें नहीं पता ना हमारे आगे गलत डॉक्यूमेंट वाले कितने हैं, इसलिए 1.5 गुना में आ गए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी
फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये देख लो आप सेलेक्ट कहाँ हुए। अगर आप OBC, EWS, SC, ST, MBC, सहरिया इन कैटेगरी में से है और अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अनरिजर्व में नहीं होगा तो अपनी कैटेगरी के आप टॉपर बन जाओगे, आपके अपनी कैटेगरी में नंबर आ जाएगा। आप अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो और नंबरों का डिफरेंस देखो, अगर 2 या 3 नंबर डिफरेंस है तो भी चांस है, मेरिट 2 या 3 नंबर ही बढ़ेगी। कंक्लूजन यही आकर रुकता है। जैसे अनरिजर्व की मेरिट देखो 114.19 है, इस मेरिट को आप 3 नंबर और एक्सटेंड कर दो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी अगर अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सेलेक्ट हुआ है और 116 से ऊपर नंबर है ना तो उसकी सिलेक्शन की पूरी संभावना है, क्योंकि 1.5 गुना है, 2 गुना नहीं है, 5 गुना नहीं है। मतलब 70-30 का रेशियो है लगभग अभी भी। यानी जितने बच्चे बुलाए हैं उनके 70% को वो अभी भी सिलेक्ट करेंगे, 30% लगभग बाहर आएंगे। ये इस तरह का ही रेशियो चलेगा। 1.5 गुना सिर्फ 1.5 गुना है, यानी 150 बुलाए हैं, 100 को रखेंगे, 50 ही बाहर आएंगे, 75 को बाहर नहीं करेंगे। ये कोई 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं है स्किल टेस्ट की तरह। तो मेरिट 2 या 4 नंबर ही ज़्यादा बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, तसल्ली रखिए। और फिर भी कितनी भी बढ़ सकती है, फाइनल के लिए हमें वेट करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पहला काम है, तो वहाँ तक आपको जाना है, ठीक है ना। तो ये मेरे ओपिनियन थे, बातों से सहमत हो गए हो तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।